आदाब। आज मेरे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उन्होंने न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। जनाब ज़फ़र सरिशवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका सर। आवाज़ है आपकी कि आपने बुलाया मुझे, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़फ़र साहब, आवाज़ द वॉइस में हम फीचर कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने सोशल वर्क में अपना एक अपनी पहचान बनाई है, काफ़ी काम किया है। उसमें आपका नाम जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि आप काफ़ी आउटरीच करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, और आपने मेरे ख्याल से पिछले साल अयोध्या में भी एक प्रोग्राम किया था। प्लीज़ अपने सोशल वर्क इनिशिएटिव्स के बारे में हमें बताएं। देखिए, सोशल वर्क तो क्या, बल्कि क्योंकि मुझे बहुत सालों से लगा, यानी ख़ास तौर से 20-25 साल से, कि मुसलमान अगर इस मुल्क में अपनी शनाख्त बनाना चाहता है, पहले मैंने मुस्लिम फोकस किया और मुझे एक बात लगी कि बग़ैर तालीम के हम अपनी शनाख्त नहीं बना सकते, इसलिए कि रेलेवेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब तुम रेलेवेंट हो या नहीं हो। और मुसलमानों का जो हाल है, यानी ख़ास तौर से सियासत में, तो मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पॉलिटिकल डेसिमेशन जो है ना मुसलमानों का कंप्लीट हो गया है। मतलब आप देखिए ना कि जो आपके पार्लियामेंट में, भाई सियासत में आप क्या हो, यानी पार्टी के कार्यकर्ता बन के रहोगे या जो डिसीजन मेकिंग है जहाँ पर, वहाँ रहोगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग कब रहोगे आप? कि इलेक्शन जीतोगे कॉरपोरेशन का, उसमें आप होगे, फिर आप असेंबली के इलेक्शन में एमएलए बनोगे, या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो अब आप देखिए कि जिस तरह से जो मुसलमानों की जो गिरावट हुई है, जो कॉरपोरेशन में या एमएलए में, असेंबली में और पार्लियामेंट में, यानी किसी ज़माने में 50-51 मुसलमान हुआ करते थे, वो गिरते गिरते अब 21 हो गए जी। तो अब आप बताइए कि वो रास्ते से तो मुसलमानों का कुछ होने वाला ही नहीं है, इसलिए कि कोई सियासी पार्टियां जो है वो आपको टिकट ही नहीं देंगी। जब आपको टिकट ही नहीं मिलेगी तो कौन सी सियासत करोगे जी। तो एक और मुझे लगा तब कि एक रेलेवेंस का रास्ता है अभी भी, और वो रास्ता है कि हम अपने अंदर में काबिलियत पैदा करें तालीम की बुनियाद पर, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। और जिस दिन ये हो गया तो जो लोग आपको आज ले नहीं रहे ना, वो आपके घर पे लाइन लगाएंगे आपको ले जाने के लिए, इसलिए कि काबिलियत हर एक को चाहिए, काबिल आदमी चाहिए, और वो काबिलियत आएगी सिर्फ तालीम के रास्ते से, और ईमानदारी और अमानतदारी। इसलिए कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके पास है उसका कोई बदल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए कि एक आदमी चोर है, डाकू है, वो भी अपने घर में चाहता है कि ईमानदार आदमी काम करे मेरे यहाँ। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, अगर ये आ गया तो ये मुझे तब लगा कि भाई हमने छोटे मोटे पैमाने पर तालीम की अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू किए हमने, फिर और इसको शेप दिया। और चूँकि मेरी फैमिली जो है उसका ताल्लुक़ हमेशा रहा है, कभी ना कभी जो सोशल इश्यूज़ हैं मुसलमानों के, ख़ास तौर से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने 1922 में अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी नाम का एक वो शुरू किया था। और उस ज़माने में जब या उस 30s में गालिबन जब वो अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था कि भाई नहीं, हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे हमारे दादा मरहूम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे हमेशा कहते थे कि उस ज़माने में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, परदादा, वो घर घर में जाते थे कि नहीं अंग्रेज़ी पढ़ाना, अंग्रेज़ी पढ़ना है हमको। तो ये वही रहा। और फिर उसके बाद कुछ न कुछ जैसे फसादात हुआ करते, जो हम लोग अहमदाबाद से ताल्लुक़ है, 69, 85, 87, 90, 92, 2002, तो जब भी फसाद होते थे तो रेफ्यूजी कैंप में पेश रही हमारी फैमिली। पहले हमारे चचा और दादा चलाते थे, वालिद साहब चलाते थे, उसके बाद में हमारे भाइयों ने चलाया। तो ये हमेशा रहा और हमने तालीम को फोकस किया जी। ज़फ़र साहब, मैं हाल ही में सूरत गया और मैंने वहाँ देखा कि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो ख़ास से मुझे खुश और खुशहाल नज़र आए। मैंने देखा कि वो तिजारत और तालीम दोनों पर तवज्जो दे रहे हैं। और आप गुजरात से हैं, आज गुजरात में मुसलमानों की क्या हालत देखते हैं आप?
देखिए वैसे गुजरात में जो मुसलमान है आम तौर से वो एक मर्केंटाइल कौम है, कारोबारी है। यानी ज़्यादातर आपको मुसलमान जो है वो कारोबार में मिलेंगे हर शहर में, सिर्फ सूरत में नहीं बल्कि आप बड़ौदा चले जाइए, अहमदाबाद में बड़ी तादाद में मुसलमान छोटे कारोबार यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। यानी ये कहिए कि मुसलमानों में आपको अडानी अंबानी नहीं मिलेंगे या टाटा नहीं है, बिरला नहीं है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। और ख़ास तौर से जो 2002 का जो फसाद हुआ उस वक्त मुसलमानों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई ठीक है अब हमको क्या करना है। उस वक्त मुसलमानों ने तय किया कि हमको सिर्फ अभी 3 काम करना है, तालीम, हॉस्पिटल्स हमारी होनी चाहिए मुसलमानों की, और दूसरा कारोबार। कारोबार में कैसे उस जमा इसलिए कि 2002 में खाली अहमदाबाद शहर में 1000 से ज़्यादा मुस्लिम कारोबार जो है, फैक्ट्रीज या दुकानें बिल्कुल रिड्यूस टू एशिस जिसको कहते हैं ना कि ज़मीन दोस्त हो गई थी और राख बन गई थी। तो मुसलमानों ने तय किया कि ठीक है हमको एक तालीम, और तालीम में ये तय किया कि हमको बेसिक यानी प्राइमरी एजुकेशन। तो उस वक्त मुझे याद है कि 2002 तक अहमदाबाद शहर में सिर्फ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी। एक अंजुमन इस्लाम थी जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने 100 साल पहले शुरू की थी, एक रिपब्लिक स्कूल थी जो 1947 में महात्मा गांधी ने शुरू की थी, और फिर 80s में एक फलाए दारैन के नाम से लोग आए और उन्होंने शुरू की। 2002 में ये 3 स्कूलें थी, एक मुस्लिम हॉस्पिटल थी, वो जो अल अमीन वाले अगर आपको याद हो जो बेंगलोर में, उन्होंने एक हॉस्पिटल कायम की थी, या एक आध कोई होगी। 2002 के बाद और सबसे पहले बहुत नुमाया काम जो है ये गुजरात सार्वजनिक एक ट्रस्ट है जो मौलाना गुलाम वस्तानवी जो बहुत मदारिस और वो जो काम करते हैं उनके मातहत में अफजल मेमन और जो लोग हैं उन्होंने शुरू की एक स्कूल, और भी लोग आए, और उसके बाद लोगों ने सब तय किया कि भाई ये हमको करना है। तो उन्होंने पहले ये स्कूल शुरू की, प्राइमरी स्कूल यानी किंडर गार्डन से लेकर 7th तक और उसके बाद 10th और 12th तक। उसके बाद हॉस्पिटल उन्होंने एक सबसे पहले शिफा के नाम से एक हॉस्पिटल कायम की, और फिर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 4-5 हॉस्पिटल हैं, डायलिसिस सेंटर है। ऐसे और बहुत सारे लोग आए, हर एक ने बोले नहीं भाई हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम तालीम में करेंगे। आज 21 साल के बाद कम से कम 10 से 12 मुसलमानों की हॉस्पिटल्स हैं अहमदाबाद में, 2 डायलिसिस सेंटर हैं, और कम से कम 79 स्कूल हैं मुस्लिम रन। कहाँ से? 3 से 79। और ये जो गुजरात सार्वजनिक वाले हैं ये खुद 8 स्कूलें चलाते हैं, और उनकी 8 में से 2 गर्ल्स स्कूल जो मेरी फैमिली चलाती है। एक में 1250 बच्चे हैं और एक में 850 बच्चे हैं, और ऐसे और बहुत सारे लोग खड़े हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने तय किया। और दूसरा कारोबार कि भाई सब बात छोड़ो, हम कारोबार में मजबूत कैसे हों। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल के बाद वो 1000 कारोबार जो ख़त्म हो गए थे बिल्कुल, उसमें से शायद ही कोई होगा जिसने 10 या 15 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं किया होगा अपने आप। बिल्कुल कि भाई ठीक है जिसको हुकूमत करनी है करें, क्योंकि हम ना हुकूमत में किसी को ला सकते हैं ना हटा सकते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, तो हम अपने आप को इसमें लगाएं। जी, तो मतलब तालीम को लेकर एक अवेयरनेस हुई है जैसे कि आपने बताया। अगर हम अहमदाबाद में बिज़नेस की बात करें स्पेशली यूथ में, तो स्टार्टअप्स जो है वहाँ शुरू हुए थे, उसकी एक अच्छी एक पहल हुई थी। अब क्या स्टेटस है वहाँ स्टार्टअप्स का? बिल्कुल, देखिए ये उसका नतीजा ये देखिए जो मुसलमानों में तालीम आई, यानी अभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, गुजरात में किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आपको कम से कम 10-12 मुसलमान बच्चियाँ मिलेंगी जी, हर क्लास में। हायर एजुकेशन में भी मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। यानी मुसलमान ये बोलता है ना कि घोड़े के चश्मे पहने कि भाई हमको तालीम में और आला तालीम जी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अभी अगर आप देखेंगे कि हैदराबाद, बेंगलोर और पूना के बाद जो आईटी सेंटर्स हैं, अभी अहमदाबाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप हो रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर आईटी की कंपनीज हैं, यानी हर फील्ड में आईटी की। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपको डिसप्रोपोर्शनेटली मुसलमान बच्चियाँ मिलेंगी।
कम से कम जो आपने स्टार्टअप का कहा, खाली आईटी सेगमेंट जो है उसमें हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी नई कुछ नहीं था उसके मुकाबले में आज कम से कम 42 से 45 मुस्लिम स्टार्टअप्स हैं अहमदाबाद में। बड़ी बात है। अच्छा, ये अहमदाबाद में ऐसा ही लोगों ने बड़ौदा में किया, ऐसा ही सूरत में किया, ऐसा ही भावनगर में, राजकोट में। तो मुसलमानों ने तय किया कि भाई इसी में हमको लगना है। और तीसरा जो काम है बहुत बड़ा मुसलमानों का, कि आपको इन्हें जो ठेले वाले जो ये रोज़मर्रा का फुटपाथ पे अपना माल सामान जो बेचते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। अच्छा, मतलब स्मॉल बिजनेसेस में और मीडियम बिजनेसेस में, इसी तरह फैक्ट्रीज में, यानी जहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि 10 वर्कर से लेकर 250 वर्कर काम करते हो, ऐसे बड़ी तादाद में मुसलमानों की फैक्ट्रीज हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे ये लगी जफ़र साहब कि मैं इस बार जब सूरत गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो मुस्लिम कल्चर या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, जैसे अक्सर सोशल मीडिया में और राज्यों में नज़र आता है होता हुआ। कोई शिकायत नहीं है। मैंने देखा कि एयरपोर्ट पर बाकायदा लोग जो हैं जमात लगाकर एक किनारे में नमाज़ पढ़ रहे थे और किसी को कोई एतराज़ नहीं हो रहा था। ये तो गुजरात के मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्या कहें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बल्कि जो हिजाब का जो मसला चला जहाँ भी, हालांकि गुजरात, अब देखिए क्या पैराडॉक्स है कि गुजरात हमेशा एपी सेंटर था राइट्स का जी, एक किसी ज़माने में जी 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 जो होते थे। लेकिन अभी गुजरात में ये बात सही है कि आप किसी कॉलेज में चले जाइए, आपको बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चियाँ हिजाब के साथ मिलेंगी आपको। आप सुपरमार्केट में चले जाइए, सुबह वॉक करने में, जो हमारा रिवर फ्रंट वगैरह जो है, इसी तरह सूरत में आपने मैंने देखा जी। बिल्कुल, आपको हिजाब वाली औरतें जितनी गुजरात में हैं इतनी शायद ही कहीं मिलेंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह नमाज का, बिल्कुल, मैं खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भी, सूरत एयरपोर्ट पे भी बिल्कुल अपना एक किनारे पे, हाँ, मैं ये कहता हूँ मुसलमानों को कि भाई देखो, हम अपना किनारे पे और इजाज़त लेके, या और मेरा तो तजुर्बा रहा है कि मैं ट्रेन के अंदर भी हम सफ़र करते हैं तो खाली इतना बोलते हैं कि यार मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हट जाते हैं बेचारे कि भाई 2 मिनट मुझे। वहाँ भी एयरपोर्ट पे भी अगर आप उनको ज़रा कहते हैं तो वो मेरा एक पैटर्न, एक कॉर्नर है जहाँ पर मैं हमेशा नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरी अहलिया जब होती हैं वो पढ़ती हैं। अच्छा। कोई प्रॉब्लम गुजरात में इस किस्म का कहीं पर भी नहीं। जी जी, जैसे पीछे कई यूपी में कई जगह किस्से हुए थे इस तरह के। एक और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं जब सूरत में गया तो वहाँ मैं ऑटो में बैठ के शहर देखने गया, तो वहाँ पे जो एक ऑटो वाले थे शाकिर साहब, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या हालात लगते हैं। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी बहुत है। हमारे घर की बेटियाँ सब जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ घूमती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक बहुत एक अच्छा बेस बना है। नहीं, देखिए, गुजरात जो है पहले से, मैं हमेशा कहता था कि गुजरात का हर शहर सेफेस्ट है। जैसे बिल्कुल जो आपने सूरत का, अहमदाबाद के अंदर रात को 12 बजे आपको लड़कियां अकेली स्कूटी पे मिलेंगी जाती हुई। और अहमदाबाद की खासियत है, और जो सूरत और भी है, वहाँ पर रात के बाजार चलते हैं, यानी खाने पीने के, ख़ास तौर से जो शुरू ही होते हैं 9 बजे के बाद। अच्छा। और बिल्कुल आराम से लड़कियां अकेली, ये तो एक खासियत है गुजरात की कि बिल्कुल हर शहर में आपको ये दिखेगा, लड़कियां भी आराम से स्कूटी पे बिल्कुल आपको रात को घूमती हुई नजर आएंगी। तो मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात में मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरा तो एक और बैरोमीटर है, जो हाजी, जो एप्लीकेशन आती है हज कमेटी में, तो डिसप्रपोर्शनेटली गुजरात की मल्टीप्लिकेशन में होती है जी। तो उसका मतलब ये है ना, हज तो वही लोग कर सकते हैं कि जिनके पास इतनी वेल्थ हो। और अगर आप हज कमेटी का वो निकालें जो एप्लीकेशन आती हैं, तो एवरी ईयर ऑन ईयर गुजरात से 15% का इंक्रीज होता है एप्लीकेशन का। राइट। एक वो है। दूसरा, जो आप मदरसों में जो ज़कात आती है जी, आपको कभी भी गुजरात का कोई मदरसा यूपी या बिहार में या बम्बई में बहुत कम दिखेगा जो चंदा लेने आता है ज़कात जी। यूपी का किसी भी मदरसे को आप ले लो, नुमाया जो बड़े मदरसे हैं, यूपी, बिहार, आसाम में भी, महाराष्ट्र में भी, बाकी हिंदुस्तान से जो ज़कात आती है
और गुजरात से आती है। गुजरात की ज़कात जो है ना 50% होती है बाकी सबके मुकाबले में। अच्छा। ओके। अच्छा, गुजरात में एक ये है, गुजरात में देने का भी मिजाज है जो मैंने अनफॉर्चुनेटली यूपी में नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि यूपी में मालदार नहीं है जी। मैं खूब गया हूँ यूपी में, आपके कानपुर में जाना हुआ है खूब, मुरादाबाद में, आपके अलीगढ़ में, सहारनपुर में, लेकिन मैंने देखा जो भी क्या वजह है, यूपी के मालदार मुसलमानों में देने का मिजाज बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है जी। गुजरात में ये बरक्स। हालांकि इतने मालदार नहीं है जो वेल्थ वाले आपको कानपुर में, सहारनपुर में जो प्रपोर्शन, और जो खासतौर से आपके मुरादाबाद में जो वेल्थ के लोग हैं, जो उनकी वेल्थ की जो साइज है, ऐसे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद गुजरात में मिजाज है ज़कात, और इसमें ज़कात, सदका, खैरात है, मिजाज है देने का। जी जी। तो आपको ऐसा लगा। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन, अगर आप मुस्लिम एक कम्युनिटी की बात करें तो किस तरह के एजुकेशन को आप देखते हैं, किस तरह का तस्वुर करते हैं होना चाहिए नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स में? देखिए, मेरा एक तो जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखो, जो तालीम हासिल करनी है करो जी। यहाँ तक कि संस्कृत पढ़ना है संस्कृत पढ़ो, लेकिन ऐसी संस्कृत पढ़ो जी कि कल हनुमानगढ़ी में महंत साहब को कोई श्लोक में गड़बड़ लगती है, बोले यार वो अब्दुल रहमान साहब हैं एक अहमदाबाद में, उनको लाना पड़ेगा। जी जी। यानी संस्कृत में भी पढ़ो तो महारत हासिल करो। अगर मौलवी बनना है तो खाली वो नहीं कि जो मौलवी का थप्पा लग के बाहर निकल जाओ, नहीं, हदीस में या कुरान की तफसीर में तशख़्ख़ुस करो, स्पेशलाइजेशन करो, फ़िक़्ह में, इसी तरह जिस फील्ड में, ज्योग्राफी में, जो भी फील्ड में, एक तो ये हो कि हम लफ्ज़ आखिर जो है उसका वहाँ तक पहुँचे। एक रही बात जो आपने तालीम कौन सी चीज़ें जो है आइंदा चलने वाली है, तो हम जो आपने जो मुझे पूछा कि हम एक उन्वान से काम शुरू किया हमने पिछले 8-9 साल से, जो एक स्ट्रक्चर्स के साथ, उसको हम तालीम और तरबियत कहते हैं जी। और वो ट्रायल एंड एरर से, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ पूरी ज़िंदगी रहा है मालियात से, फिनेंस से, और उसमें भी जो मेरी जो फील्ड रही है वो इस्लामिक फ़िनांस और इस्लामिक फ़ंड मैनेजमेंट रही है, तो मेरा हमेशा से एक रोना था कि जो जैसे स्टॉक मार्केट है, जो किसी भी मुल्क का दिल होता है ना भाई, वो बेसिक है, वहाँ से पता चलता है मुल्क की इक़्तिसादियत का ऊपर या गिरावट है या नहीं है, क्या है जी। वो है जी। मैंने देखा कि क्योंकि मैं पहला मुसलमान था 1989 में जो फ्लोर पे मैंने काम किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस ज़माने में जो फार क्राई मेथड होती है ना, जो एक 1,500-2 हज़ार लोग होते थे, वो एक येलो ब्लू वो एक शर्ट पहना हुआ होता था, और वो तो वहाँ मैं गया था। तो तब से मेरा एक रोना था कि ये इतनी बड़ी है ना, ये दिल है इक़्तिसादियत का, और मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मतलब उस ज़माने में मुझे याद है कि 500 मेंबर हुआ करते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, एक मुसलमान ब्रोकर थे तब। तो मेरा हमेशा ये रहा कि मालियात में मुसलमान बहुत पीछे है, यानी बेसिक फाइनेंस भी। यानी मैं यूँ कहता था कि हमारा लिटरेट जो है मुसलमान, वो भी फाइनेंशियली इलिटरेट है, हिसाब किताब में हम ज़ीरो है। तो मुझे जब ये लगा कि भाई अब क्या मैं दूँ कौम को, तो चूँकि ये मेरी फ़िक्र थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये तालीम और तरबियत के मातहत में एक ऐसा वो बनाया, एक दिन की वर्कशॉप, तो जिसमें 2 मॉड्यूल बेसिक फाइनेंस के, यानी भाई बैंकिंग क्या होती है, हिसाब किताब कैसे करना, अपना बैलेंस शीट कैसे होना चाहिए, नेटवर्थ सर्टिफिकेट कैसे हो, लोन कैसे लेनी, रिपेमेंट कैसे करना, तो हमने एक वो बनाया। तो उसमें मैं स्टेट बैंक या यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक के जो ट्रेनिंग एकेडमी के लोग हैं उनको मैं लेके आता हूँ, तो वो बच्चों को सिखाते हैं। दूसरा कैपिटल मार्केट, कि भाई ये स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, हमारा एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, और स्टॉक मार्केट से कैपिटल रेज कैसे किए जाओ। मैं मुसलमानों को कहता था हमेशा कि भाई देखो, ये अंबानी, अडानी या जो टाटा बिरला है ना, उनको कोई हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, बैंकों ने भी एक लिमिट तक दिए, उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट लेकर आए, लोगों ने लाइन में खड़े रहकर उनको पैसे दिए स्टॉक मार्केट से। तो हाउ टू रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, ये एक मॉड्यूल है हमारा। तो उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या CDSL है, वहाँ के जो लोग आते हैं वो उसको चलाते हैं। और तीसरा कि भाई कारोबार कैसे करना,
यानी आप दिमाग में जो आइडिया आया वो आइडिया को आप कारोबार में कैसे तब्दील करोगे। तो उसके लिए मैंने टाई जो है द इंडस एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, TIE, ये किसी ज़माने में लेट 90s बीच में ये सिलिकॉन वैली में शुरू हुआ था। इंडस इसलिए कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो एंटरप्रेन्योर थे वहाँ सिलिकॉन वैली में, उन्होंने ये एक इनिशिएटिव शुरू किया था और वो अब पिछले 30 साल में वो कई शहरों में डेवलप हो गया। तो वो बाकायदा वर्कशॉप इस बात की चलाते हैं कि कारोबार कैसे करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मॉड्यूल वो है और अब तक हमने पिछले 8 साल में 65 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम किए। बट ज़फ़र साहब, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक तरह की स्पेकुलेशन माना जाता है, तो बहुत सारे लोगों को एक कॉवेब्स होते हैं, उनके मिजाज में रहता है कि दिस इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद इस्लाम। उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, स्पेकुलेशन तो हर फील्ड, हर एक में होता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में कहाँ जी। जितना मेटल है उसमें भी स्पेकुलेशन होता है, जो आपका रुई है वो स्पेकुलेशन होता है, कपड़े में स्पेकुलेशन तो हर एक में होता है, वो तो स्टॉक मार्केट में भी होता है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेशन की बात ही नहीं करते, हम बेसिक इन्वेस्टर की बात करते हैं। कि भाई अगर आपके पास 2000 रुपये हैं तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अब तो ये गवर्नमेंट ने, बल्कि कई सालों से ये रिफॉर्म शुरू हुआ। किसी ज़माने हमने जब शुरू किया था तो कम से कम आपको 100 शेयर लेने पड़ते थे जी। मिनिमम मार्केट लॉट 100 शेयर का था, फिर कुछ 50 का हुआ था। अब तो एक शेयर भी ले सकते हो आप। भाई रिलायंस का आपके पास 5000 रुपये, एक शेयर लेकर रख दो जी। तो अब तो गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया। बल्कि अब तो गोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में भी डीमैट आ गया है। भाई आपको 1 ग्राम गोल्ड लेना है, अब आपके बच्चे, समझो आपकी बच्ची है, बड़ी होने वाली है, तो 1-1 ग्राम गोल्ड तो ले नहीं सकते आप। यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम डाली है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आप डीमैट अकाउंट खोलो, 1 ग्राम गोल्ड ले सकते हो। और समझो आपने जमा किया 200 ग्राम गोल्ड, कल को आप RBI को वो रख दोगे तो वो आपको सॉलिड गोल्ड उसके बदले में दे देंगे। तो बात इन्वेस्टमेंट की है, बात है सेविंग की। और हमारा सेविंग जो है वो कहाँ जावे? स्टॉक मार्केट से बेहतर नहीं है। इसलिए कि अगर आपको अपार्टमेंट लेना है तो 2, 3, 5, 10 लाख रुपए कम में तो आप ले नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास 5000 रुपए या हर महीने 5000 रुपए है तो आप अच्छा शेयर पकड़ लीजिए, ले लीजिए, भूल जाइए उसको 10 साल तक, 15 साल तक। बात खूब। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हराम वाला जो है वो सब्जेक्ट में हम जा ही नहीं रहे। राइट। बात करूंगा आपसे, अयोध्या में जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ पे कुछ मुसलमान गए और उनको लगा कि उनको जाना चाहिए वहाँ पर, उनके ज़मीन ने उनको आवाज़ थी और वो गए। उसके बाद में जब वो वहाँ से लौट कर आए तो काफ़ी लोगों ने उन पर तंज कसे कि अरे क्यों गए यहाँ पे, क्या उनको धमकियाँ भी आई। क्या आपको लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं एक बात बोलूँ, वो फतवे अब मैं हमेशा कहा करता हूँ कि देखो फतवा जो है ना वो इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन, उसकी हैसियत मजहबी कुछ भी नहीं है। रिलीजियस कोई सैंक्शन नहीं है उसकी, कोई भाई एक वकील है, आपने एक वकील साहब से कोई ओपिनियन ली बस जी, तो ठीक है। तो इसलिए वो उसको तो नज़रअंदाज करता हूँ मैं, किसी भी इस किस्म के जो फतवे होते हैं उसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, देखिए आपने जो छेड़ा था तब कि हमने पिछले साल तालीम और तरबियत का प्रोग्राम अयोध्या में भी किया था जी। और लोगों ने, मेरे साथियों ने कहा कि यार अयोध्या क्यों? तो हालांकि मैं क्योंकि जो भी प्रोग्राम किया मैंने, तो वो पहले वो शहर में जाना हुआ, फिर वहाँ लोगों से मुलाकात हुई, तो 2-3 मरतबा ये सब शहरों में मेरा जाना हुआ था। अयोध्या में गया पहली बार, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे वहाँ। अच्छा, हाँ, कि नहीं आपको करना चाहिए, मुसलमानों की तरफ से भी और गैर मुस्लिमों की तरफ। इंटरेस्टिंग। जब तब मुझे पता चला कि अयोध्या में बड़ी तादाद में मुसलमान है। ये प्रॉपर अयोध्या की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मस्जिदें हैं वहाँ, 12-13 मस्जिदें हैं अयोध्या में। तो एक हिम्मत आई लोगों की तरफ से, बहुत पॉजिटिव वो मिला। फिर वहाँ हमने, और चूँकि मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूँ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जोड़ देता हूँ, क्योंकि वो भाई स्टूडेंट हम लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो वहाँ पर अवध यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने अपना ऑडिटोरियम अच्छा किया। तो मैं फिर जब प्रोग्राम था तो मैं 2 दिन रहा वहाँ। तो मैं होटल वालों से, अब आप नहीं मानेंगे, होटल वाले पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो छोटा वो है। और बेहतरीन बात यह है
कि हमारे प्रोग्राम में हमने हनुमान गढ़ी के जो महंत हैं उनको भी बुलाया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और एक मौलाना साहब को भी बुलाया था। अच्छा। और बाकी जो हमारी वर्कशॉप थी, तो अब आप देखिए कि वो हनुमान गढ़ी के जो महंत हैं उन्होंने स्टेज पे से एक बात कही जी। उन्होंने कहा कि अयोध्या वासियों, हम जफ़र सरेशवाला का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। अच्छा। इसलिए कि जो अयोध्या आया है उसने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद किया या हिंदू मुसलमान किया है। ये पहला आदमी है जो हमारे बच्चों को फाइनेंस सिखा रहा है, हमारे बच्चों को स्टॉक मार्केट क्या है वो सिखा रहा है, और कारोबार कैसा करना। बोले ये तो किसी ने बताया ही नहीं हमको। जी जी। तो मुझे, और उस वक्त फुल फ्लेज में मंदिर बन रहा था। राइट। तो वहाँ मेरी अपने मुसलमानों से बात हुई। मैंने कहा देखो मैं कारोबारी आदमी हूँ, हर चीज़ को उससे देखता हूँ। मैंने कहा आप लोग यहाँ रहते हो भाई, हो ना, तुम्हारी भी होटलें, इनकी भी होटलें, रेस्टोरेंट है, टैक्सी वाले भी हो, रिक्शा वाले भी हो। मैंने कहा तब ये था कि भाई यहाँ पर बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। फिर ये भी था कि बहुत बड़ा रेलवे, दुनिया हिंदुस्तान भर से रेल आएगी यहाँ पर, 5 स्टार होटलें बनेंगी और ये सब होने वाला है। राइट। तो मैंने कहा अगर ये सब हुआ तो उसका मतलब ये है कि अयोध्या जो है ये बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बनेगा। बेशक बेशक। है ना? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा जब टूरिस्ट आएंगे इतनी लाखों की तादाद में, तो रिक्शा वाले की रिक्शा चलेगी, टैक्सी वाले की टैक्सी चलेगी, होटल वाले की चलेगी। तो बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा बस इसको इस तरह से देखो भाई जी। तो अयोध्या वाले बहुत खुश हुए, मुसलमान भी बड़े खुश हुए ये प्रोग्राम करने के बाद। तो मैं इन चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ। और रही बात, मुझे भी पूछा किसी ने, तो मैंने कहा कि भाई देखो ठीक, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला कर दिया है ना, तो ठीक है, तो अब तो मंदिर बनना ही था और बनेगा। तो मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा टेलीविजन में, नेशनल टेलीविजन में, तो मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने कहा भाई अब मंदिर बनेगा ही और भव्य ही बनेगा ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है यार, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा देखिए आम मुसलमान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मंदिर बनता है बने। और अब मैं हमेशा ये देखता हूँ, जो मुझे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कहते थे कि हाल के अमर को पहचानो। भाई अब मंदिर बन गया है, मंदिर सब हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब लाखों लोग वहाँ आने वाले हैं। अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, बस ये है मेरा राइट कि इसमें से हम क्या ले सकते हैं। ये जैसे ये तालीम और तरबियत के हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें जो ट्रेनर आते हैं ये जाहिर है बगैर हुकूमत के लॉजिस्टिक सपोर्ट के आ नहीं सकते। जी। और आ रहे हैं। अच्छा, जबकि उनको मालूम है कि मुसलमान बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। जी तो भेज रहे हैं। जी। तो मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ कि भाई ये हुकूमत है, उस हुकूमत से हम क्या लेकर अपनी कौम को दे सकते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ हुकूमत से जो भी स्कीम्स या वो है, उसका बेनिफिट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एनीबडी कैन अवेल इट, दैट्स अ फैक्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने अयोध्या की बात की, आपने आज की तारीख में इंटरफेथ डायलॉग को आप कितनी अहमियत देते हैं? बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग जब बड़े हुए 40 साल पहले, जब हम स्कूल में, तो उस ज़माने में क्या था कि भाई हिंदू मुसलमान, यानी वो हमारी ईद में आते थे, हम दिवाली में जाते थे, होली में जाते थे, आना जाना रहता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि सिर्फ एक मर्केंटाइल कारोबारी रिश्ता रहा। जी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जैसा हमारा डायलॉग गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो भी हुकूमत है, जो भी सेंटर में जो हुकूमत है, स्टेट में जिसकी हुकूमत है, मुसलमानों का राह अमल यही होना चाहिए कि जो हुकूमत है उसके साथ एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग हो, अपने मसले डायरेक्ट उनके सामने रखो आप, भाई ये है जी। इसी तरह जो हमारे आसपास के जो गैर कौम है, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन है, उनके साथ हमारा हमेशा से एक ताल्लुक़ होना चाहिए, आना जाना हो, भाई मौत मैयत में, शादी ब्याह में, एक दूसरे की फेस्टिवल में, ये बहुत ज़रूरी है। ये आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक आपने बात की थी मुसलमानों की पॉलिटिकल रेलेवेंस की। मैं ज़िया सलाम साहब की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हैं कि 1980 से जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो सेंटर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो या फिर म्यूनिसिपल बॉडीज़ हो, वो डिटेरेट होना शुरू हो गया और डिक्लाइन होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वेरी फोर्थ कमिंग इन गिविंग देम टिकट्स ऑल्सो। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम्स नीड टू बी प्रोएक्टिव इन पॉलिटिक्स रियली टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कम्युनिटी? देखिए बिल्कुल, ये तो मैंने गुजरात में आंखों से देखा है। जी। गुजरात में पहले
कम से कम 17 या 18 जी टिल 85-86 जी 17 से 18 मुसलमान MLA होते थे, जी 2-3 मिनिस्टर भी होते थे। जी गुजरात से हमेशा 1-2 मुसलमान MP भी होते थे, जी लोकसभा में भी, राज्यसभा में। बिल्कुल। बीजेपी तो अभी आई। कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी 18 या 19 मुसलमानों को टिकट देती थी, उन्होंने कम करते करते सिर्फ 2 कर दी। अभी लास्ट जो इलेक्शन हुआ उसमें 2 मुसलमानों को टिकट दी। जी जी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने 1989 से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दी। नहीं दी। तो मैं तो अभी बीजेपी की बात ही नहीं करता। जी जो हमारे वोट से, यानी मुसलमानों के वोट से जो जिंदा है, जी उनका ये हाल है। जी। अब बहुत दूर क्यों जाते हैं आप? अभी जो इलेक्शन हुए जी राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आप बताइए ईमानदारी से कि कितने 2% मुसलमानों को भी टिकट नहीं दी इन लोगों ने। राइट। बल्कि मध्य प्रदेश में तो मजाक था, 2 मुसलमानों को टिकट दी 248 में जी कांग्रेस पार्टी ने। जी तो बिल्कुल वो तो हो ही गया है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक और रास्ता है, जी वो है तालीम। जी अगर आप तालीम के रास्ते से काबिलियत पैदा की ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, तो यही पार्टियां जी जो आज आपको नहीं ले रही है, उनको भी जरूरत है। करेक्ट। भाई काबिल आदमी की और ईमानदार और अमानतदार आदमी की सबको जरूरत है। राइट। तो इस रास्ते से फिर आपका रेलेवेंस हो सकता है। मतलब एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव। रही बात आपने जो सियासत की बात की, मैं तो कहता हूं कि हम मुसलमान नौजवान जो है वो जाएं हर पॉलिटिकल पार्टी में, जिसमें भी जाओ, लेकिन कार्यकर्ता बन के मत रहो। वहां अपना एक इम्तियाज, जो बोलते हैं ना, फर्क इम्तियाज हो वहां पर। राइट। वरना वो भीड़ के अंदर रहोगे तो वो कार्यकर्ता रहोगे पूरी जिंदगी, जो मैं देख रहा हूं राइट। पार्टियों में है मुसलमान, राइट। वो रहेंगे बेचारे। तो ऐसा नहीं, अपनी एक शनाख्त पैदा करो, राइट। कोई एक ऐसी चीज पैदा करो, जी तो फिर वो पार्टी आपको, क्योंकि देखिए वो भी अल्टीमेटली वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है उनके लिए। बाद में उनको भी काबिल लोग चाहिए, उनको लोग वो चाहिए कि जो उनकी उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। करेक्ट। तो आप जहां भी जाएं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, अपनी हैसियत को बनाएं। ये नहीं कि वो समंदर के तरह, वो एक झाग की तरह रहो आप। राइट। एक आखिरी सवाल जफ़र साहब आपसे ये होगा कि आपने इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, आपने सोशल वर्क किया है, यू आर डिस्टिंग्विश्ड बिजनेस पर्सन, आपने बिजनेसमैन है, आपने कभी पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बारे में नहीं सोचा कि रुझान? बल्कि मेरा तो हमारी फैमिली आज 6 जनरेशन से कारोबार में। मुझे नहीं याद कि कभी हमारी फैमिली में किसी का चीफ मिनिस्टर या MLA तो बहुत दूर की बात है, किसी काउंसिलर से भी ताल्लुक था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग कारोबार में, मेरा तो ये पूरा बाय डिफॉल्ट आ गया मोदी साहब की वजह से, और ये आ गया। वरना हमारा तो कभी दूर दूर तक सियासत से कभी ताल्लुक ही नहीं था। और जो भी काम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे दिए, जैसे चांसलर बना के भेजा, तो वो चूँकि इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एजुकेशन का, और मैं एक चेंज ला सका। या मुझे 1-2 मरतबा उन्होंने अपना एनवॉय बना के भेजा हज में सऊदी अरेबिया, तो वो मेरी एक अपनी चीज़ें थी। हाँ, ऐसा जो होगा अगर हुकूमत का या मुल्क के लिए, तो वो हम करते रहेंगे। और लेकिन वो हो सकता है शायद 20-25 साल पहले होता तो शायद सोचता, लेकिन अब आई एम बियॉन्ड इट नाउ। बियॉन्ड इट। जफ़र साहब, आपसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।